प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वरों का जो वर्गीकरण है ये 6 प्रकार से किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 6 प्रकार से किया गया है। तो जिसमें पहला है, देखिए नंबर 1 है ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है तो उसमें नंबर 1 है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, नंबर 2 है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, नंबर 3 है उच्चारण स्थान के आधार पर, और नंबर 4 है तालु की स्थिति या मुख विवर के आधार पर, और नंबर 5 है बनावट रचना या निर्माण के आधार पर, नंबर 6 है मात्रा काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो जिसमें से हम लोग पहले देखते हैं कि ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए प्रश्न यहीं से बन गया। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। वृत्ताकार अर्थात गोलाकार, और उसी को वर्तुल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अप्रसृत कहते हैं, क्योंकि प्रसृत का अर्थ होता है फैलना और अ उपसर्ग नहीं का सूचक होता है अप्रसृत अर्थात जो फैले ना, गोल रहे। और अवृत्ताकार स्वर उसे कहते हैं कि जो कि गोल ना हो, फैला रहे, है ना। और अवर्तुल भी उसी को कहते हैं प्रसृत। प्रसृत का अर्थ होता है फैला हुआ, तो प्रसृत कहते हैं इसी को, आवर्तुल को, आवृत्ताकार को ही, है ना। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब देखिए वृत्ताकार स्वर आपके कौन कौन से होते हैं। तो इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी कि वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे होठ फैलते नहीं हैं, अभी तो गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। तो देखिए उ और ओ औ ये 4 स्वर ही आपके वृत्ताकार होते हैं, क्योंकि उ के उच्चारण में भी होठ हमारे गोल हो जाते हैं और ओ औ के उच्चारण में भी होठ गोल हो जाते हैं। बाकी जितने भी स्वर हैं आ इ ई ए ऐ री, ये सब क्या है? तो ये अवृत्ताकार है, क्योंकि इनके उच्चारण में होठ गोल नहीं होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 स्वर आपके वृत्ताकार होते हैं और बाकी स्वर आपके क्या होते हैं? अवृत्ताकार होते हैं। और इसी के साथ में याद रखेंगे ये जो आगत स्वर है आपका, जिसे मेहमान स्वर भी कहते हैं, यह भी वृत्ताकार होता है। और ये विभाजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये भोलानाथ तिवारी का विभाजन है। और कामता प्रसाद गुरु और भोलानाथ तिवारी ने री को अशुद्ध स्वर मान लिया है, तो इसलिए उनके विभाजन में री नहीं है। और जो ये री दिया गया है ना कि री होता है अवृत्ताकार, क्योंकि री का उच्चारण करेंगे तो होठ गोल नहीं होते हैं, तो री जो है ये अर्धवृत्ताकार है। किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जो री है वो अर्धवृत्ताकार है ना। उसके बाद देखिए, अब आपको याद यही रखना है कि वृत्ताकार आपके यही 4 होते हैं और अवृत्ताकार आपका आ इ ई ए ऐ हो जाता है, और जो री है ये आपका अर्धवृत्ताकार है। फिर उसके बाद देखिए कि जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसमें दूसरा नंबर है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। यदि आपसे पूछा जाए कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर होता है, मध्य होता है और पश्च होता है। अब जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा की क्या स्थिति होती है, मतलब किस प्रकार जिह्वा कार्य करती है। तो जब जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है तो उन स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है, यही परिभाषा हो जाएगी कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग क्रियाशील होता है वे अग्र स्वर हो जाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील होता है वे मध्य स्वर हो जाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग क्रियाशील होता है वे पश्च स्वर हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि मध्य स्वर आपका ह्रस्व आ है। यही एक सबसे पहले याद रखेंगे कि मध्य स्वर आपका क्या है? ह्रस्व आ है।
उसके बाद देखिए 3 की संख्या से जितने भी स्वर बनते हैं वे सब पश्च स्वर में चले जाते हैं। यदि आप याद कर लेंगे कि जो ह्रस्व आ है ये मध्य स्वर है, तो देखिए 3 की संख्या से आपका आ भी बना है। 3 की संख्या से बनने का मतलब कि 3 लिखिए और देखिए फिर ये दीर्घ आ हो गया। फिर उसी तरह देखिए ऊ भी हुआ है कि 3 लिखिए, ये ऊ हो गया, है ना। तो 3 की संख्या से जितने भी स्वर बन रहे हैं ये सब पश्च स्वर होते हैं, जिसमें दीर्घ आ, उ, ओ, औ ये आपके पश्च स्वर होते हैं। उसके बाद देखिए जो बच रहा है ई, ए, ऐ, ये आपका अग्र स्वर हो गया, है ना। उसके बाद री भी अग्र स्वर है। और ध्यान रखेंगे कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार ही री अग्र स्वर है, क्योंकि भोलानाथ तिवारी के अनुसार री और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार री अशुद्ध स्वर है। उसके बाद देखिए कि अब आप याद रखेंगे जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मध्य पश्च। और मध्य स्वर आपका ह्रस्व आ है, 3 की संख्या से जितने भी बन रहे हैं ये सब पश्च स्वर हो जाते हैं। ई, ए, ऐ, री ये जो है ये अग्र स्वर है। उसके बाद देखिए जो तीसरा वर्गीकरण है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। अर्थात स्वरों का जो उच्चारण होता है तो वो कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि स्थान से होता है। तो उसी के अनुसार यह वर्गीकरण किया गया है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए कंठ होता है, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ तालु और कंठ ओष्ठ। तो देखिए कि आ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है, आ का उच्चारण कंठ से होता है, ई का उच्चारण तालु से होता है। देखिए तालु से होता है। उ का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। री का उच्चारण मूर्धा से होता है। ए, ऐ का उच्चारण कंठ तालु से होता है। ओ, औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है। अब देखिए सब क्रम से भी है कि आ कंठ से, ई तालु से, उ ओष्ठ से, री मूर्धा से, ए, ऐ कंठ तालु से और ओ, औ कंठ ओष्ठ से। देखिए कि जो ए है ये जो स्वर है ये आपका संयुक्त स्वर है और दो अलग अलग स्वरों के संयोग से बना हुआ है। जैसे ए जो है आपका ये आ प्लस, जो ए है ए आपका आ प्लस ई के योग से बना है और आई जो है वो आ प्लस ए के योग से बना हुआ है। तो आ का उच्चारण यहाँ देखिए कंठ से है, आ का उच्चारण देखिए कंठ से है और ई का उच्चारण है तालु से, है ना। आ का उच्चारण कंठ से और ई का उच्चारण कहाँ से है, तालु से है। तो आ और ई के संयोग से ए बना हुआ है तो इसका उच्चारण कंठ तालु हो गया। और उसी प्रकार आई का भी उच्चारण कंठ तालु हो जाएगा क्योंकि आ प्लस ए के योग से बना हुआ है। और उसी प्रकार देखिए कंठ ओष्ठ आपका ओ, औ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखिए कि आ प्लस उ के योग से ओ बना हुआ है और आ प्लस ओ के योग से औ बना हुआ है। तो आकंठ का है और उ जो है ये ओष्ठ का है तो कंठ ओष्ठ आपका ओ, औ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओ, औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाएगा कि आ का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, री का उच्चारण स्थान क्या है तो मूर्धा है। और कंठ तालु से उच्चारित होते हैं, निम्न में से दिया रहेगा आ ई ए ऐ दिया रहेगा तो कंठ तालु से ए ऐ का उच्चारण होता है। या ओ, औ दिया रहेगा, पूछेंगे कि उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है कि कंठ ओष्ठ है तो ओ, औ का कंठ ओष्ठ है। उसके बाद हम लोग चौथा वर्गीकरण देखेंगे कि तालु की स्थिति या मुख विवर्ग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
अर्थात स्वरों के उच्चारण में हमारा, किन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख बंद रहता है, किन स्वरों के उच्चारण में आधा बंद रहता है, किन स्वरों के उच्चारण में पूरा खुल जाता है, किन स्वरों के उच्चारण में आधा खुलता है। तो इस आधार पर ये चौथा वर्गीकरण है, जिसमें तालु की स्थिति या मुख विवर के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वे 4 प्रकार से किए गए हैं। देखिए, इसमें आपका समृत हो जाएगा, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत हो जाएगा। तालु की स्थिति या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत। देखिए, समृत का अर्थ होता है बंद, समृत का अर्थ होता है बंद, और विवृत का अर्थ होता है खुला। समृत का अर्थ होता है बंद, विवृत का अर्थ होता है खुला। तो अर्ध समृत अर्थात आधा बंद, अर्ध समृत अर्थात आधा बंद, और अर्ध विवृत अर्थात आधा खुला। तो इसमें सबसे पहले, जैसे आप यहाँ अग्र, मध्य और पश्चिम में सबसे पहले मध्य याद रखे थे कि ह्रस्व आ जो होता है मध्य स्वर होता है, उसी तरह आपको यहाँ विवृत याद रखना है कि जो दीर्घ आ है ये कैसा स्वर है? विवृत है। दीर्घ आ आपका विवृत होता है, अर्थात दीर्घ आ के उच्चारण में मुख पूरी तरह खुल जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा मिट्टी खाया रहे तो आप उसको कहते हैं कि मुंह दिखाइए, तो अब उसको क्या पता वो मुंह कैसे दिखाएगा, तो आप ऐसे कहते ही नहीं है, आप कहते हैं बेटा आ करिए, आ करिए। तो जब वो आ करता है तो मुंह पूरा खोल देता है, उसका मुंह पूरी तरह खुल जाता है। तो अर्थात जो दीर्घ आ होता है ये इसके उच्चारण में मुख पूरी तरह खुल जाता है। तो विवृत का अर्थ ही है खुला, तो इसलिए दीर्घ आ कैसा स्वर है? विवृत स्वर है। और यह बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से विवृत स्वर है दिया रहेगा, ह्रस्व आ भी, दीर्घ आ भी दिया रहेगा, तो एक ही दीर्घ आ स्वर है जो विवृत है ना। तो दीर्घ आ आपका कैसा स्वर है? ये विवृत स्वर है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, जब इसको याद कर लेंगे तो आप सोचिए कि जब दीर्घ आ के उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाता है तो ह्रस्व आ के उच्चारण में मुख आधा खुलेगा, है ना, क्योंकि दीर्घ आ में पूरा खुल रहा है, और जब दीर्घ आ में पूरा खुल रहा है तो ह्रस्व आ में आधा खुलेगा। तो अर्ध विवृत आपका ये ह्रस्व आ हो जाएगा। ह्रस्व आ कैसा हो जाएगा? अर्ध विवृत, क्योंकि ह्रस्व आ में मुख आधा खुलेगा और दीर्घ आ में पूरा खुल जाएगा। अच्छा, अब ये 2 आपको याद हो गया। फिर उसके बाद आप याद रखेंगे कि आई और औ ये वृद्धि स्वर होते हैं, आई और औ वृद्धि स्वर होते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि ए और ओ आप पढ़े होंगे, संधि पढ़े होंगे, हाई स्कूल में पढ़े होंगे और 9th से ही पढ़े होंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे। वहीं से आपको बताया गया होगा कि जो ए ओ है ये आपके गुण स्वर होते हैं, और जो आई औ है ये आपके वृद्धि स्वर होते हैं, है ना। तो ए आई जो आई और औ जो है ये वृद्धि स्वर होते हैं, आई और औ वृद्धि, और ए और वो जो होते हैं ये गुण स्वर होते हैं। तो अब आप क्या याद रखेंगे कि देखिए आई और औ वृद्धि, है ना, आई और औ वृद्धि, और इधर विवृत, क्योंकि विवृत तो याद कर चुके हैं ना, अब अर्ध विवृत याद करना है। विवृत तो एक ही होता है, तो विवृत तो आपका दीर्घ आ हो गया। अब आपको अर्ध विवृत याद रखना है, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि आई और औ वृद्धि होते हैं, तो अर्थात वृद्धि विवृत, वृद्धि विवृत। तो आई और औ क्या है? ये अर्ध विवृत हैं। और ये ह्रस्व आ तो याद ही है कि इसके उच्चारण में मुख आधा खुल रहा है और दीर्घ आ में पूरा खुल जा रहा है। तो इस तरह आपको याद हो गया कि अर्ध विवृत आपका ह्रस्व आ होता है, आई और औ होता है, ह्रस्व आ, आई और औ, और इसको वृद्धि से ही याद रखेंगे कि आई और औ वृद्धि और अर्ध विवृत। अब आपको ये भी याद हो गया। अब देखिए कि जब आई और औ अर्ध विवृत है तो ए और ओ जो गुण स्वर है ये अर्ध समृत है, ए और ओ जो गुण स्वर है ये अर्ध समृत है। और उसके बाद जो बचा है ई
उ री ये कैसा है, समृद्ध है। इसके उच्चारण में मुख पूरी तरह से बंद रहता है। इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से बंद रहता है अर्थात न के बराबर खुलता है वे समृद्ध स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है आधा खुलता है वो अर्ध समृद्ध कहलाते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में आधा खुलता है तो यहाँ हो जाएगा, है ना, आधा बंद रहता है। यहाँ ये होना चाहिए कि आधा बंद रहता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है वे अर्ध समृद्ध हो जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है वे अर्ध समृद्ध हो जाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है वे विवृत हो जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है वो अर्ध विवृत हो जाते हैं। तो ये आपको याद हो गया, विवृत दीर्घ आ और अर्ध विवृत आपका ह्रस्व आ, और ये वृद्धि स्वर अर्ध विवृत। अब देखिए कि ये जो ए और वो गुण स्वर हैं ये अर्ध समृद्ध हैं, और उसके बाद समृद्ध में कि जब मुख पूरा बंद रहता है तो ई उ और री आपका अर्ध समृद्ध हो जाता है। अच्छा, जब आप समृद्ध पढ़ेंगे, है ना, जब भी समृद्ध पढ़िएगा तब आप अग्र स्वर जरूर पढ़ लीजिएगा कि ई ए ऐ ये अग्र स्वर है, और ई उ ये क्या है, ये समृद्ध स्वर है। री तो दोनों में आ रहा है, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। इसी तरह से आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। नहीं याद रहेगा तो ऑप्शन देखकर तो आप सही कर ही लेंगे, कहीं से कोई गलत होने की कोई चांस ही नहीं है कि गलत होगा, बस आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो 5वां वर्गीकरण किया गया है वो बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर। स्वरों का जो 5वां वर्गीकरण किया गया है वो बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर। यदि पूछा जाए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ संयुक्त या संधि स्वर। एक तो हो जाएगा मूल स्वर। अब मूल स्वर आपके यही हैं, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, यही चारों आपके मूल स्वर हैं। और दीर्घ, संयुक्त या संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहते हैं, 2 स्वरों के संधि से बने हुए हैं। दीर्घ स्वर कि इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। संयुक्त स्वर 2 स्वरों के संयुक्त किए जाने से बने हैं, योग किए जाने से बने हैं, तो इसलिए संयुक्त स्वर कहा गया है। तो देखिए ये तो आपके ह्रस्व स्वर मूल स्वर हो जाएंगे, जो ह्रस्व स्वर हैं वही मूल स्वर हो जाएंगे, और ये जो 7 दीर्घ स्वर हैं ये आपके दीर्घ संयुक्त या संधि स्वर हो जाएंगे। अब इसी में एक विभाजन और किया जाता है, सजातीय और विजातीय। ये एक ही जाति के हैं, जैसे आ प्लस आ से दीर्घ आ, ई प्लस ई से दीर्घ ई, यहाँ लिखा हुआ है आ प्लस आ दीर्घ आ, ई प्लस ई दीर्घ ई, उ प्लस उ दीर्घ उ। तो ये एक ही जाति के हैं, है ना, इसलिए सजातीय की कोट में आएंगे। और ये विजातीय ये अलग अलग जाति के हैं। जैसे देखिए आ प्लस ई तब जाके ए हुआ है, और आ प्लस ए से इधर ए हुआ है, आ प्लस उ से ओ, और आ प्लस नहीं ए हो जाएगा, आई हो जाएगा। आ प्लस ई से ए और आ प्लस ए से आई हो जाएगा, और आ प्लस उ से ओ हो जाएगा, आ प्लस औ से औ हो जाएगा। तो ये आपके विजातीय हो गए। अब इसी में गुण और वृद्धि भी हो गए हैं, ए और ओ गुण है, आई और औ वृद्धि है। तो ये 5वां वर्गीकरण था कि बनावट या रचना या निर्माण के आधार पर 2 प्रकार के मूल, दीर्घ, संयुक्त या संधि स्वर। तो जो 7 दीर्घ स्वर हैं यही आपके संयुक्त या संधि स्वर हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे, और ये जो ह्रस्व स्वर हैं ये आपके यही मूल स्वर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ भी देखिए सजातीय और विजातीय, ये सब बहुत आसान है, एक बार ध्यान से देखेंगे आपको याद आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो 6वां वर्गीकरण है ना, तो मात्रा काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। ह्रस्व को ही लघु कहते हैं, ह्रस्व को ही लघु कहते हैं, और दीर्घ को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं, ह्रस्व की 1 मात्राएं होती हैं, दीर्घ की 2 मात्राएं होती हैं। अब ये मात्रा काल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, इसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, और इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। 3 से भी अधिक मात्रा का समय लग सकता है, पुकारने के ऊपर है ना। जैसे कहा जाए हरे राम या हरे राम, तो पूरा पुकारने के ऊपर है, 3 से भी अधिक समय लग सकता है, 3 मात्रा से भी अधिक समय लग सकता है। लेकिन जो प्लुत स्वर होते हैं इनका प्रयोग संस्कृत में दिखता है 3 की संख्या से। जैसे ओम लिखा गया है ना, तो यहाँ 3 की संख्या, तो जितने भी दीर्घ स्वर हैं उनके आगे जब 3 की संख्या का प्रयोग किया जाएगा तो वे प्लुत स्वर हो जाते हैं। बाकी दीर्घ स्वर आपके यही हो गए, यहाँ जो दिया गया है दीर्घ स्वर यही 7 हैं, और ह्रस्व स्वर आपके यही 4 हैं। इनमें 1 मात्रा का समय लगता है। और देखिए कि इसका जो मात्रा चिन्ह होता है, एक खड़ी पाई इसका मात्रा चिन्ह होता है ह्रस्व स्वर का, और ये यस ये दीर्घ स्वर का मात्रा चिन्ह होता है ना। जब छंद पढ़ते हैं, छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है तो इसी आधार पर की जाती है। अब उसके बाद देखिए कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वर्णों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, है ना। अब ये चंद्रमा और ये बिंदु, तो जिन स्वर वर्णों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे हमने लिखा ई और इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया, या आ लिखा इस पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। इसकी परिभाषा से भी प्रश्न बनता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, और अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। यहाँ परिभाषा से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, अनुस्वार का नाक से होता है। तो यहाँ देखिए पहले कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक। नाक से कम सांस निकलती है और मुख से अधिक सांस निकलती है। जैसे गांव, दांत, है ना, उच्चारण करके देखिए, गांव, दांत, तो नाक से कम सांस निकल रही है, मुख से अधिक निकल रही है, गांव, दांत। तो ये हो गया। और देखिए कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या जो है 5 है। अंगा, इया, ड़ा, ना और मा, जो वर्गों के पंचमा अक्षर होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। वर्गों के पंचमा अक्षर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि श्याम सुंदर दास के अनुसार वर्गों के पंचमा अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है ना। श्याम सुंदर दास के अनुसार वर्गों के पंचमा अक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसको भी ध्यान में रखेंगे कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। अंगा, इया, ड़ा और ना, मा, ये वर्णों के पंचमा अक्षर है, और इन्हीं के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ये तो आपके अनुनासिक स्वर हो गए। अनुनासिक स्वर मतलब जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाएगा वो अनुनासिक स्वर हैं, और इनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से किया जाता है। और इसमें देखिए कि नाक से कम सांस निकलती है, मुख से अधिक सांस निकलती है।
उसके बाद देखिए अनुस्वार। पहली चीज़ तो जान लीजिए कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या हैं, अयोगवाह हैं। अयोगवाह, अयोगवाह कि बिना आ अर्थात बिना योग के जो वहन होते हैं उसे अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह इनको इसलिए कहा गया है कि इनका योग न तो स्वर के साथ में है न तो व्यंजन के साथ में है, ये पूर्णतः योग करते ही नहीं है, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। जैसे देखिए कि हम लिखेंगे प्रातः, प्रातः, तो देखो कहाँ पूर्णतः योग हो रहा है, जबकि स्वरों का जो योग होता है वो व्यंजनों में पूरी तरह से हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ अलग है ना, तो ये पूर्णतः योग नहीं होता है, इसीलिए। और ठीक उसी प्रकार अनुस्वार भी इस प्रकार होता है, पूर्णतः योग नहीं होता है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। ये पहली चीज़ तो यह व्यंजन है ना, कि यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। वो दिखने में भले वो दिखता है स्वर की तरह, ऐसे स्वर की तरह दिखने में भले दिखता है इस प्रकार से, लेकिन क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। और बचपन में तो स्वर ही पढ़ाया गया था हम लोगों को, और अभी भी बहुत चीज़ें गलत पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि अभी भी 12th के बच्चे से पूछो तो वो मूर्धा सा को खष्टी सा ही बताते हैं अभी भी। अब चाहे जो LKG UKG में पढ़ रहे हो तो उनको सही बताया जा रहा हो। तो देखिए कि अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला क्या है, व्यंजन है। इसके उच्चारण में मुख बंद करके नाक से अधिक सांस ली जाती है। इसमें क्या रहता है, अनुनासिक में मुख से अधिक सांस निकलती है ना। और इसके उच्चारण में, अनुस्वार के उच्चारण में क्या होता है कि मुख बंद करके नाक से अधिक सांस ली जाती है। जैसे कंबल, उच्चारण करके देखिए, कंबल, कंबल, संबल, तो मुख बंद करके नाक से अधिक सांस ली जा रही है, अर्थात इसका उच्चारण नाक से होता है। परिभाषा में यही पूछा जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। उसमें 4 विकल्प में एक असत्य है या कौन सा सत्य है, इस प्रकार के परिभाषा से प्रश्न बनते हैं। देखिए उसके बाद और क्या ध्यान रखेंगे कि अनुनासिक, जैसे कंबल, कंपन, खंडन, है ना, इत्यादि। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है ना। और देखिए कि तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, तद्भव शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। और यही वर्ग के जो पंचमा अक्षर हैं, है ना, ये अनुनासिक वर्ण है, और वर्ग के पंचमा अक्षर की जगह ही अनुस्वार का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, कि अनुस्वार पूर्ण क्या है, अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। देखिए दंत, इसमें अनुस्वार का प्रयोग है, दांत ये तद्भव है, इसमें अनुनासिक का प्रयोग है, अर्थात चंद्रबिंदु का है। और इधर देखिए अंगुष्ठ तत्सम शब्द है, अनुस्वार का प्रयोग है। अंगूठा ये तद्भव है, अंगूठा का तद्भव है, तो इसमें चंद्रबिंदु का अर्थात अनुनासिक का प्रयोग है। और देखेंगे अब इसी के साथ में विसर्ग देख लीजिए कि विसर्ग भी अनुस्वार की तरह, विसर्ग भी अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। यहाँ विसर्ग है, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला क्या है, व्यंजन है। तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही व्यंजन हैं, दोनों ही अयोगवाह हैं। तो यहाँ देखिए कि अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। और इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका उच्चारण आह की तरह किया जाता है। ये इसका उच्चारण आह की तरह किया जाता है। अब देखिए कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। तो
वर्गों के जो पंचमा अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका है और उन्हीं पंचमा अक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है तो उसका भी उच्चारण स्थान नासिका होगा। फिर उसके बाद देखिए कि यदि पूछा जाए कि अनुस्वार घोष है कि अघोष है, घोष है कि अघोष है, अघोष को ही सघोष कहा जाता है। तो जो वर्गों का पहला दूसरा वर्ण होता है वो अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। तो अब पंचमा अक्षर की जगह प्रयोग किया जा रहा है तो सघोष ही होगा। तो अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का घोषक तो क्या है ना, यदि पूछा जाए कि उसका घोषक तो क्या है, घोष है कि अघोष है, तो क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। अघोष को ही सघोष कहते हैं, घोष हो जाएगा। क्योंकि पंचमा अक्षर सघोष है तो यह भी सघोष हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि यदि पूछा जाए कि इसका प्राणत्व तो क्या है, अनुस्वार का प्राणत्व तो क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो बताइए कि वर्गों का जो पंचमा अक्षर होता है वो तो अल्प प्राण ही होता है, वर्गों का पंचमा अक्षर अल्प प्राण ही होता है। वर्गों का प्रथम वर्ण अल्प प्राण, द्वितीय महाप्राण होता है, फिर तृतीय अल्प प्राण, फिर चतुर्थ महाप्राण, फिर पंचम अल्प प्राण होता है। तो अब ये वर्गों के पंचमा अक्षर की जगह प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। तो प्राण तो इसका अल्प प्राण हो जाएगा। और इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, पंचमाक्षर की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। तो उच्चारण देखिए पंचमाक्षर की तरह किया जाता है। उसी प्रकार यदि विसर्ग का पूछेगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, कंठ से उच्चारित होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद यह सघोष है कि अघोष है, तो यह अह की तरह उच्चारित होता है। हा का भी उच्चारण स्थान क्या है, सघोष है, उच्चारण स्थान नहीं, वो अघोष है कि सघोष है, उसका घोषत्व तो सघोष है। हा सघोष है तो यह भी विसर्ग भी क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा, क्योंकि आह की तरह उच्चारित होता है, इसलिए सघोष हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्प प्राण है कि महाप्राण है। यदि पूछा जाए कि विसर्ग आपका अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो जो हा आपका होता है, हा वो महाप्राण होता है, हा जो होता है महाप्राण होता है, तो यह भी आपका महाप्राण हो जाएगा, विसर्ग भी आपका महाप्राण हो जाएगा। इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, तो आह की तरह से किया जाता है। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और इसको आप एक बार और वीडियो आप देखिएगा, और पहली बात तो आपको एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा, और यदि कहीं दिक्कत हो तो आप इसको फिर से देखिएगा। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।